प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि धातुएं जो है वो अन्य धातु लवणों के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है, और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा धातुओं की अधातुओं के साथ रिएक्शन भी हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अब देखिए कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रियाएं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक धातु ए है, कोई भी धातु ए है और धातु बी का लवण विलयन है। बी धातु के लवण का कोई घोल है। अगर इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो ए धातु का लवण विलयन बन जाएगा। ए धातु का लवण आपको प्राप्त होगा विलयन के रूप में, और धातु बी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये केवल तभी रिएक्शन पॉसिबल है जब धातु ए बी के कंपैरिजन में अधिक क्रियाशील हो। अगर ए धातु बी से अधिक क्रियाशील है तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमारे पास Zn प्लस CuSO4 है। Zn जिंक एक धातु होगी, कॉपर सल्फेट ये कॉपर का एक लवण हो गया, ठीक है, एक साल्ट हो गया, ये विलयन के रूप में है। तो अब हमें पता है कि जिंक जो है वो कॉपर के बजाय ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, यहाँ से दूर हटा देगी और जिंक का लवण आपको प्राप्त हो जाएगा और कॉपर जो है आपको अलग से धातु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि कॉपर प्लस ZnSO4, कॉपर प्लस ZnSO4, तो यहाँ पर देखिए कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है तो यहाँ से जिंक को नहीं हटा पाएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो अब आपको क्या पता लगेगा कि कौन सी धातु जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी कम अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक सूची दी गई है, उससे हमें धातुओं की क्रियाशीलता का पता लगेगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर देखिए कि धातुओं की सूची है जो हमारे 10वीं क्लास के सिलेबस में है। तो इस सूची में जो ऊपर की तरफ जो धातुएं आती हैं वो सभी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं अभिक्रियाशीलता जो है वो घटती जाती है, और सबसे नीचे जो गोल्ड आता है ये इस सूची में सबसे कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, या सिंपली कहते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की वो सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको ये जो सीरीज है इसको कंठस्थ याद करना होगा। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसको याद रखने के लिए जैसे आप अपनी तरफ से कोई भी एक वो पैराग्राफ सा बना सकते हो कि कान्ना कार मांगे अल्टो जैन फरारी वगैरह, इस टाइप से कुछ भी आप अपनी तरफ से बना करके इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो देखिए कि अभी जो मैंने रिएक्शन आपको समझाई थी पहले, उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया था Zn प्लस CuSO4,
तो अब देखिए Zn कहाँ, ये रहा Cu ये है, तो Zn देखिए कि ऊपर आता है, ऊपर आता तो कॉपर की बजाय अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका मतलब रिएक्शन होगी, क्या बनेगा ZnSO4 प्लस कॉपर। और अगर आप कॉपर प्लस ZnSO4 ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉपर देखिए नीचे आता है, अगर नीचे आता तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, एक अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो सेम टू सेम मैंने आपको नोट्स में भी लिख के दिया हुआ है, और आपने अभी तक ये नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जा कर के आप सुरेश लेक्चरर लिखिए, सुरेश लेक्चरर, ठीक, आपको ऊपर मेरा लोगो दिखाई देगा जिसमें इस तरह से SL लिखा होगा ग्रीन कलर से। ओके, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके और आप 10th क्लास के साइंस में जा कर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले ऐप डाउनलोड कर रखी है वो वापस प्ले स्टोर पर जा कर के सेम टू सेम इसी तरह से सर्च करें और इस ऐप को अपडेट कर लें, ठीक है। और ये एक्टिविटी आप लगभग 1 महीने में 15 दिन में आप करते रहें अपडेशन वाली। ओके, देखिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए कि ये हम पीरियोडिक टेबल से समझ ही चुके हैं कि कौन कौन से तत्व जो है वो धातुएं होती है और कौन कौन सी अधातुएं होती है। जो इस पीरियोडिक टेबल में ये जो मोटी लाइन मैंने लगाई है यहाँ पर जिगजैग सी जो लाइन है, इससे लेफ्ट में सारी क्या है धातुएं हैं और राइट में जो है वो क्या है अधातुएं हैं। और इसके पास कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण हैं, वो उपधातुएं कहलाती है। ओके, अब धातुओं और अधातुओं की जो अभिक्रिया है उसको संयोजकता कोष को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तो ये आपको पता है कि एक बार मैं वापस 9th क्लास के एक टॉपिक पे चलता हूँ 2 मिनट के लिए ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ये आपको पता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में, अब जितनी धातुएं हैं अधातुएं सारे तत्व हैं, किसी भी धातु के परमाणु में देखिए एक तो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। बोहर मॉडल के अनुसार हमने ये चीज़ 9th क्लास में पढ़ी है। तो अब जैसे ये तो नाभिक हो गया, और ये जैसे पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इसको कोष भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कोष। तो इन कोष में जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं, इन कोषों में इलेक्ट्रॉन जो है 2n² का फार्मूले से भरे जाते हैं। n यहाँ पर ये वाली संख्या जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर पहला कोष है तो n 1 होगा। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें कुछ में कोष 1 में देखें तो n 1 हो गया, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 क्या आ गया 2। अगर कोष दूसरा है तो n 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। अगर कोष नंबर 3 है तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी 18। ओके, तो इस तरह से
हम ये कह सकते हैं कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तीसरे में 18 आ सकते हैं। इसी तरह से हम आगे निकाल सकते हैं कि अगले में जो है 32 आ सकते हैं कि 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन जो है अगले में आ जाएंगे, उससे अगले में 50 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ में एक कंडीशन और भी है कि जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सबसे बाहरी कक्ष या कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब देखिए 8 का क्या चक्कर है। तो देखिए कि जिस तत्व के परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थात कि वो स्थिर होता है। अब प्रकृति का ये नियम है कि प्रकृति की हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहती है, स्थिरता चाहती है। तो ठीक उसी नियम के अनुसार कि किसी भी तत्व का परमाणु अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ओके, अब अगर हम कुछ धातुओं की बात करें तो जैसे सोडियम एक धातु है और इसमें जैसे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर हम लें तो प्रोटॉन भी 11, न्यूट्रॉन इसमें 12 होते हैं, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान 23 होता है तो 23 माइनस 11 12। तो यहाँ पर चलो इसका फंडा और क्लियर कर देता हूँ मैं कि एक तो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, और एक द्रव्यमान क्रमांक। ठीक, अब परमाणु क्रमांक जो भी होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक, और द्रव्यमान क्रमांक क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो द्रव्यमान क्रमांक होती है। तो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो द्रव्यमान क्रमांक में से इन तीनों में से कोई एक घटा दो। ठीक है, तो चलो इसको मैं चित्र को थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ खुली जगह में। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, ये किसके लिए कर रहे हैं हम? सोडियम के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 हो गया तो प्रोटॉन में 11, इलेक्ट्रॉन भी 11। पहले कक्ष में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 भरने के बाद 11 में से 2 गए, 9 बच गए। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1 2, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने दूसरे सेल में दिखा दिए हैं। तो आगे देखिए कि 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉनों के बाद बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन और, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, एक अधातु का एग्जांपल ले लिया। ये तो क्या है? धातु, और ये क्या है? अधातु। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगी। ठीक, और इसका द्रव्यमान क्रमांक जो है वो 35, तो कुछ एक का 35 होता है, कुछ एक का 37, तो मैं 35 वाला लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो
न्यूट्रॉनों की संख्या आप 18 और 17 35, ठीक है, ये ले लें। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, और अब 17 इलेक्ट्रॉन आपने फिलअप करने हैं। तो पहले सेल में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 और 8 10 बच गए। कितने? 7 बच गए। ये हम 1 2 3 4 5 6 और 7 भर देते हैं। ओके, कमी रहेगी 1 की। कमी किसके लिए? मैंने बताया कि हर एक तत्व का परमाणु जो है अपने बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब देखिए सोडियम भी 8 पूरे करना चाहता है, क्लोरीन भी 8 पूरा करना चाहता है। अब देखिए कि अगर ये अलग थलग पड़े हैं तो जैसे हैं ऐसे के ऐसे रहेंगे जैसे मैंने दिखा रखे हैं। लेकिन अगर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ओके, विशेष परिस्थितियों में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो क्या होगा? तो देखिए कि अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो 1 लें या 7, या तो 7 लें या 1 डोनेट कर दें। इधर क्लोरीन के पास ऑप्शन है या तो 1 ले लें या 7 दे दें। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 1 छोड़ना आसान है, 7 लेना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब यहाँ 11 पॉजिटिव है जो कि 11 नेगेटिव का हैंडल कर रखा है। अब 7 और नेगेटिव ये नहीं खींच सकता, ओके, लेकिन 1 अगर इसको कोई खींच के ले जाए तो ये 1 छोड़ देगा। तो अगर मान लीजिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद की स्थिति देखो, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन हो गए 11, छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव चार्ज तो हो गए 10 और पॉजिटिव हो गए 11। तो कुल मिलाकर के सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। क्लोरीन के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये लो जी, अपन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह पड़ी थी, ये लगा दिया, थोड़ा सा अलग दिखा दिया मैंने इसको समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए 17, तो ये थे ही इसके, एक ये वाला आ गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए 17। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नेगेटिव चार्ज हो गए 18 और पॉजिटिव हो गए 17। तो कुल मिला करके क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज, यानी 1 सोडियम और 1 क्लोरीन जब आपस में नज़दीक आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक, तो जितनी भी धातु और अधातुओं के बीच में रिएक्शन होती है तो वो इसी तरह से होती है कि धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके धन आयन बनाती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनाती हैं। जब एक धन आयन और एक ऋण आयन जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में आयनिक आबंध आ जाता है। देखो, 2 आयनों के बीच में जो आबंध होता है वो आयनिक आबंध कहलाता है और ये दोनों आयनिक आबंध से जुड़ जाते हैं और इस तरह से जो यौगिक बनते हैं उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। ओके, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर आपको बिल्कुल सही समझ आ जाएगा। और एग्जाम में लिखना कैसे है उसकी भी चिंता ना करें, मैंने नोट्स आपके लिए बना रखे हैं, उसमें से मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ देखिए कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति का मतलब बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। अब धातु के परमाणु संयोजकता कोष पूरा करने के लिए 1 या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। ओके, और अधातु संयोजकता कोष को पूरा करने के लिए 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ये आपने अभी भी समझा कि जैसे सोडियम वाला धन आयन बनाता है और क्लोरीन अधातु है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनाती है।
और ये विपरीत आवेशित आयन जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब मजबूत और स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, तो अब जो मैंने आपको इतना चित्र बना करके समझाया उस इतना आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है। एग्जाम में सिंपल आपने जो लिखना वो मैं बताता हूँ आपको। तो परीक्षा में आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सोडियम दिखा दो और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1 ऐसे दिखा दीजिए। और फिर हम ये कहेंगे कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है फालतू वाला, तो इसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। ठीक उसी तरह से आप क्लोरीन का दिखा दो 2, 8 और 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 8, इसकी हो जाएगी 2, 8। ओके, तो अब देखिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और चलता है लोआई स्ट्रक्चर का। लोआई स्ट्रक्चर क्या, कैसे हम इसको एक साइंटिस्ट के नेम पे है ये लोआई स्ट्रक्चर, या इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए क्या होता है, बिल्कुल सिंपल कि जैसे सोडियम के बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को आप चाहे तो ऐसे क्रॉस करके दिखा दे, चाहे ऐसे सिंपल सा एक डॉट लगा दे। ठीक, चाहे इसको ऐसे सोडियम लिख के एक डॉट लगा दे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसमें सिर्फ बाहर वाला कक्ष के ही इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं। ठीक, और क्लोरीन के बाहर वाले कक्ष में कितने, 7 हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। इस तरह से ये डॉट से या क्रॉस से जो अपन ये दिखाते हैं, यही स्ट्रक्चर, ये संरचना जो है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है या लोआई संरचना है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन आप इधर दिखा दें। ठीक, जिससे यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव, ओके, ये मैंने पॉजिटिव नहीं दिखाई, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों में हमारी मर्जी है कि ऐसे क्रॉस से दिखाएं चाहे डॉट से। और इधर क्लोरीन दिखा दें 2, 4, 6 और ये इस वाला। ठीक, और इस पर नेगेटिव चार्ज, तो या फिर यहाँ पर इसको NaCl दिखा दें। ठीक, अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से MgCl2 का निर्माण जो है वो कैसे होता है, समझाएं। तो मैग्नीशियम आपको पता है एक धातु है, क्लोरीन अधातु है। तो यहाँ पर पहले मैग्नीशियम लिखें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना, 12 होता है। तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने आ गए, 2 आ गए। तो इसके लिए मैग्नीशियम के लिए 2 छोड़ना आसान है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और क्लोरीन आपको जैसे पता ही है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो 2, 8 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव आ जाएगा। और इसकी संरचना है 2, 8, 8 और इसकी हो जाएगी 2, 8। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, और क्लोरीन सिर्फ 1 ही नेगेटिव है। अब इसके 2 यूनिट चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 2 यूनिट नेगेटिव ही होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस बात तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव है। तो इसके 2 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के 2
परमाणुओं को यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो इसको देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम कैसे दिखाएंगे कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों को मैं ऐसे क्रॉस से दिखा देता हूँ। एक क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 हैं, 2 4 6 और 1 7। दूसरे क्लोरीन के पास भी 2 4 6 और 1 7। अब जब ये आपस में नज़दीक आते हैं तो मैग्नीशियम में 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो आगे क्या बनेगा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन 2 4 6 7, और चाहे इसको भी डॉट से दिखा दो, कोई ज़रूरी नहीं क्रॉस से अलग दिखाना। 2 क्लोरीन 2 यहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से MgCl2 का निर्माण होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके बुक में अगर 1-2 एग्जाम्पल और है तो उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो इस तरह से धातु और अधातुओं के बीच में जो यौगिक बनते हैं उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि ये आयनों के बीच में जो आयनों की वजह से बनता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कौन सा आबंध होता है? आयनिक आबंध होता है। जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में खींचते हैं, आयन खींचते हैं, तो उसको हम आयनिक आबंध कहते हैं। और उसी वजह से ये यौगिक जो है क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब तो इससे अगले लेक्चर में हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, और इसी टाइप के कुछ और प्रैक्टिस भी हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।